हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए जिनजादे की मोहब्बत की कहानी का दूसरा भाग और आखिरी भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इन कहानियों को सुन सके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो पिछले भाग में आपने सुना कि मुक़द्दस के साथ बहुत जुल्म हुए थे, उसके घर वाले उसे काफ़ी परेशान किया करते थे। वो थक हार के एक दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गई और वहाँ से आने के बाद उसके साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। कोई था जो उसकी मदद कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। मुक़द्दस भी इसी सोच में थी कि वो कौन है जो उसका ख्याल रख रहा है, इतना उसकी मदद कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन था वो शख्स। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी दोनों बहनें वहाँ आ गई और दोनों ने संजीदगी से मुक़द्दस की तरफ देखा और कुर्सियाँ खींचते हुए उन पर बैठ गई और बोली, मुक़द्दस तुम्हें तो पता ही है खाला के मिजाज का, अगर तुम थोड़ा सा चीनी नमक मिला देती तो इतनी मुसीबत ना आती और ये सब ना होता। अच्छा तुम भी बैठ जाओ और तुम भी नाश्ता कर लो। तभी मुक़द्दस बोली, मैं कर लूँगी बाद में, क्योंकि मुक़द्दस बेचारी हमेशा नाश्ता सबके खाने के बाद ही करती थी और वो अकेले बावर्ची खाने में ही नाश्ता करती थी। आज तक किसी ने मुक़द्दस को इस काबिल ही नहीं समझा था कि उसे भी साथ बिठाकर नाश्ता कराए। मुक़द्दस को उसकी बहनों की ये सब दिल लगी महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी अचानक इन दोनों को क्या हो गया है, उन्होंने उसे साथ बैठने और नाश्ता करने के लिए क्यों बोला। बहरहाल मुक़द्दस मना करते हुए वापस बावर्ची खाने में चली गई। जब वो बावर्ची खाने में पहुंची तो वहाँ पर कुछ और ही आश्चर्य उसका इंतज़ार कर रहा था, यानी कि रात के बर्तन जो उसे साफ़ करने होते थे वो साफ़ थे और अपनी जगह पर रखे हुए थे और उसके अलावा भी सभी तमाम काम तैयार थे। वो हैरत अंदाज खड़ी होकर तमाम कामों को देखती रही। अब तो उसे कोई वहम भी नहीं हो रहा था। वो इस सब से हैरान थी और खुश भी। वो हंसने लगी, न जाने ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी गैर कुवैत ने उसका हाथ थाम लिया है और हाथ पकड़ने के बाद एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, ये सब काम अब आपके करने के लिए नहीं है, ये मुलाजिम कब काम आएंगे, आप हमें शर्मिंदा ना करें। अचानक मुक़द्दस के मुंह से घबराए अंदाज में निकला, ओ मेरे खुदा, ये क्या मांझ रहा है। कुछ देर तक बैठकर वो यही सोचती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर आ गई। उसकी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये सब आखिर उसके साथ क्यों हो रहा है। बर्तन वगैरह काम तो 9 बजे तक होता था, उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाता था और फिर उसमें मशरूफ़ हो जाती थी, लेकिन बर्तन धुल चुके थे और खाना बनाने का समय अभी हुआ नहीं था। उसे ख्याल आया कि उसे खाला को देखने जाना चाहिए। बेचारी खाला के ऊपर खौलती चाय गिर चुकी थी। अभी वो फ़ौरन खाला जी के कमरे में चल दी। उसने देखा कि पूरे चेहरे पर मरहम लगा था, उनका पूरा चेहरा जला हुआ था, अलबत्ता उनकी आंखें खुली हुई थी। जैसे मुक़द्दस कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने नफ़रत भरी नज़रों से मुक़द्दस को देखा और वो मुक़द्दस को बोलने लगी, अब क्या जले पर नमक छिड़कने आई है, क्यों मनहूस शक्ल दिखा रही है मुझे, जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। तभी मुक़द्दस ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मुझे अफसोस है, आप खुद ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, नमक बाद में भी तो डाला जा सकता है। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बात पर सहमति जताई। तभी खाला जान ने ताना मारते हुए कहा, हाँ सही कहते हो तुम, ये तुम्हारी भतीजी है, ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, मैं कौन हूँ तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाली। ऐसा कहकर खाला जान झूठे आंसू बहाने लगी। उसकी बातें सुनकर चचा जान खाला से बोले, आप तो बात का बतंगड़ बना देती हो। तभी खाला फिर से बोली, ऐसे ही अगर मुझसे तकलीफ़ है तो मुझे घर से निकाल दीजिए, आपकी लाडली भतीजी की बुराई तो तुमसे सुनी नहीं जाती। जब मैं चाय में नमक लेती हूँ तो उसने याद क्यों नहीं रखा। चची जान से बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए।
खालाजान अभी भी मुकद्दस को ताने दिए जा रही थी। तभी वहाँ एक चिड़िया आई। खाला की चारपाई के ऊपर आले में एक फूलदान रखा था। वो चिड़िया उस पर बैठ गई। उस पर बैठकर वापस जैसे ही उड़ी, वो फूलदान खाला के सिर पर गिरा। हाय, मैं मर गई, मर गई। एक बार फिर घर में हाहाकार मच गया। तभी चाची जान कहने लगी, चली जाओ यहाँ से, क्या मेरी बहन की जान लेकर ही रहोगी? खाला गुस्से में मुकद्दस की तरफ बढ़ी, शायद उसे धक्के देकर निकालने के लिए उठी थी, लेकिन अचानक औंधे मुंह गिरी। पता नहीं उनका पैर कहाँ फंस गया था। ऐसी औंधे मुंह गिरी, खाला जान की तमाम चूड़ियाँ टूट चुकी थी और उनकी कलाइयों में चुभ गई। तो चाचा जान कहने लगे, तुम अपने को सुधार लो तो अच्छा है, बेजुबान का खुदा भी निगहबान होता है। अगर अभी आप लोग ना समझे तो इसका अंजाम जो भी कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उस वक्त एक मुलाजिम घर के अंदर आया और चाचा जान से कहने लगा, साहब, एक शख्स आया है और वो कह रहा है कि ड्राइवर के बारे में इश्तिहार पढ़ा था और वो इस नौकरी का ख्वाहिशमंद है। चाचा जान ने कहा, आओ मुकद्दस। चाचा जान ने मुकद्दस का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। मेरी बहन बेहोश हो गई है, कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। चाची जान खाला के बेहोश चेहरे की तरफ देखकर बोली। इनके सिर से खून बह रहा था और उनका खून काफ़ी बह चुका था। चाचा ने कहा, डॉक्टर कोई हमारे बाप की मुलाजिम नहीं है जो बार बार हमारे कहने पर आ जाएगा। किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो और उनका इलाज करवा लो। उनके चेहरे पर नफरत थी और सब चाचा जान को हैरत से देख रहे थे। वैसे तो चाचा भीगी बिल्ली बने रहते हैं चाची जान के सामने, आज शेर कैसे बन गए? तभी चाचा जान मुकद्दस से मुखातिब होकर कहने लगे, मुकद्दस बेटी, मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ इन लोगों का व्यवहार बहुत टाइम से देख रहा हूँ। कई बार हालातों से मैं भी मजबूर था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर अब तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब ठीक कर दूँगा। अब मैं सब ठीक कर दूँगा। अब बहरहाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले उस शख्स को निपटा लूँ जो ड्राइवर की नौकरी के लिए आया है, इसके बाद हम बैठकर बातें करेंगे। चाचा जान ने फिर मुलाजिम को आवाज़ देकर उस शख्स को अंदर आने के लिए कहा। दूध जैसा सफ़ेद रंग, सुनहरे बाल, नीली आंखों वाला दुबला पतला शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसके चेहरे से ही शराफत टपक रही थी। उस शख्स ने सिर झुकाया और बड़े अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। चाचा जान ने उस शख्स को सर से पांव तक देखा और सिर हिलाकर कहने लगे, बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठ गया। चाचा जान ने फिर उससे पूछा, बेटा बताओ, क्या कुछ तालीम भी हासिल की है? वो लड़का बोला, हाँ कुछ तालीम हासिल की है, पढ़ लिख लेता हूँ बस। चाचा जान ने फिर उसे एक और सवाल किया, ड्राइवर लाइसेंस मौजूद है? उस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उसने एक कागज़ निकालकर सामने रख दिया। चाचा जान उस कागज़ को देखने लगे। तभी चाचा जान ने अचानक से सवाल किया, तो तुम कितनी तनख्वाह लोगे मियाँ? और इसके बाद तुम्हें 2-3 और बातें माननी होगी। यहीं रहना होगा और अपना काम ईमानदारी से करना होगा और अपने काम से काम रखोगे। तभी वो शख्स सामने से बोला, मुझे मंजूर है जनाब, मैं बस सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। चाचा जान बोले, 2000 देंगे, साथ में खाना और कपड़े भी, और इसके अलावा पर्व पर तुम्हें कुछ अतिरिक्त तनख्वाह भी मिल जाया करेगी, और बाकी तुम्हारा रोज़ का खाना पीना तो हमारी तरफ से ही होगा, और अगर कभी शौक़ से कुछ लेना चाहो तो उसके लिए भी मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। चाचा जान बोले, क्या तुम्हें मंजूर है ये नौकरी? वो शख्स बोला, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल मुझे मंजूर है। जब कपड़ा और खाना आप ही दे देंगे तो मुझे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए 2000 ही काफ़ी है खर्चे के लिए। उसने जैसे ही कहा था, चाचा जान गर्दन हिलाने लगे। चाचा जान ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो आज से ही काम चालू कर सकते हो। उस शख्स ने हामी भरी और गर्दन हिलाई। उस शख्स ने एक मर्तबा भी मुकद्दस की तरफ सर उठाकर नहीं देखा था, मगर मुकद्दस के तो दिल की दुनिया ही लुट चुकी थी। ऐसा इंसान मुकद्दस ने दुनिया में पहली बार देखा था। वो शायद कोई फरिश्ता था। पता नहीं उसके चेहरे में क्या बात थी कि मुकद्दस के दिल में ही कसक पैदा हो गई थी। उसके बाद चाचा जान ने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया, जी मेरा नाम विलाल है। चाचा जान ने मुलाजिम को बुलाया और उससे कहा कि वो ड्राइवर वाला क्वार्टर विलाल को दे दे। अभी चाचा जान ने बात मुकम्मल की ही थी कि चाची जान वहाँ आई और मुकद्दस से बोली, तुम जाओ, मुझे बात करनी है।
मुकद्दस ने चाचा की तरफ देखा और उनके चेहरे पर कश्मकश पाकर वहाँ से उठकर चली गई। और वो वैसे भी वहाँ से उठ जाना चाहती थी। न जाने क्या हो रहा था उसे। विलाल ड्राइवर की हैसियत से उस घर में आया था, मगर मुकद्दस का दिल न जाने क्यों उसे ड्राइवर नहीं मान रहा था। वो दिल ही दिल सोच रही थी, इतनी हसीन सूरत वाला कोई ड्राइवर तो हो नहीं सकता। अभी मुकद्दस किचन में पहुंची ही थी कि उसे बहुत हैरानी हुई। वो हैरान रह गई कि चूल्हे पर पतीली चढ़ी हुई थी। खाना तकरीबन तैयार ही था। हालांकि अभी सिर्फ 11:15 ही बजे थे। उसने तमाम पतीली खोलकर देखी। बड़ी उम्दा खुशबू उठ रही थी। अभी उसने नाश्ता भी नहीं किया था। वो भूखी थी। रोज़ का यही मामूल था। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती थी कि उसका नाश्ता हमेशा की तरह रह जाता था। आज भी वो नाश्ता करना भूल चुकी थी। उसने ढकी हुई नाश्ते की प्लेट देखी। नाश्ता अभी भी ताज़ा था और गर्म भी। उसने सोचा उसका नाश्ता तो अभी तक ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक गर्म है। शायद ये भी उन्हीं हमदर्द गुलामों का ही काम होगा। उसने नाश्ता करना शुरू कर दिया। वो इतना जायकेदार और इतना अच्छा बना हुआ था कि ऐसा नाश्ता उसने पहले कभी नहीं किया था। अचानक मुकद्दस कहने लगी, या अल्लाह, इस कदर इनायतें मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। वो यही सोच रही थी कि अचानक उसे विलाल का ख्याल आया। वो खुद ही खुद उसके बारे में सोचने लगी। उसने अब तक बहुत से हंसी नौजवान देखे थे, लेकिन विलाल की बात ही कुछ और थी। जिस लड़के से उसकी छोटी बहन की बात चल रही थी वो भी काफ़ी सुंदर था। मुकद्दस भी किसी से कम नहीं थी, पर आज तक वो किसी से मुखातिब नहीं हुई थी। कभी किसी के लिए उसके दिल में इतनी चाहत और मोहब्बत पैदा नहीं हुई थी जितना कि विलाल के लिए पैदा हो चुकी थी। मुकद्दस सोचने लगी, न जाने विलाल किन हालातों का शिकार हुआ है, लेकिन उसकी नीली आंखें बहुत ही आकर्षक लग रही थी। तभी मुकद्दस को ख्याल आया कि विलाल ने नाश्ता भी किया है या नहीं। उसने सोचा ही था और वो अपनी सोच पर शर्मा गई। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में घुस गए, लेकिन घर की फ़िज़ा बहुत ख़राब थी। चाचा जान ऑफिस नहीं गए थे। घर में अच्छी खासी आफत हो चुकी थी। इसी कारण उसने नाश्ता देर से किया था। इसीलिए उसका दोपहर का खाना खाने का जी नहीं किया। वो अपनी मसहरी पर पसर गई और उसे वही खूबसूरत पत्थर याद आ गया। वो पत्थर अभी भी अपनी जगह पर ही रखा हुआ था। उसने उस पत्थर को बड़े प्यार से उठाया और गौर से देखने लगी। मुकद्दस सोचने लगी, कितना प्यारा पत्थर है, वो उसका क्या करे। उसने सोचा वो इस पत्थर का लॉकेट बनवा ले ताकि गले में पहने रहे, जब उसका मन चाहे उसे देख सके। पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पत्थर का लॉकेट बनवाती तो घर वाले उसकी बोटियाँ नोच डालते। फिर वो सोचने लगी, वैसे भी मैं ये लॉकेट किससे बनवाऊंगी, कहाँ से बनाऊंगी। फिर वो अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुरा दी। न जाने क्यों उसका दिल चाहने लगा कि वो उस दरख्त के नीचे जाए जहाँ से उसे ये पत्थर मिला था। वो चाह रही थी उसकी ठंडी हवा का मज़ा ले, लेकिन फिर उसे अपने दिल में खौफ पैदा हुआ। वो उस साए से खौफजदा हो गई। लेकिन फिर वो सोचने लगी, अभी तक उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। या अल्लाह, मुझे उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। वो लोग हमेशा मेरी मदद ही कर रहे थे। वो तो उसके हमदर्द थे, उसका ख्याल रख रहे थे और उसके खादिम थे। वहाँ हर वक्त उसकी मदद भी करते थे। यही सोचकर वो बाहर निकल आई, परंतु बाहर चिलचिलाती धूप थी जिससे उसका चेहरा झुलस रहा था। अचानक उसने अपने सिर पर एक साया देखा। उसकी नज़र अचानक आसमान की तरफ उठी, परंतु वहाँ ऐसे कोई चीज़ नहीं थी जिसका वो साया था। फिर मुकद्दस ने सोचा कि शायद ये भी वही गुलाम है। वो किस कदर उसका ख्याल रख रहे हैं। वो दिल ही दिल ये सोचकर खुश हो रही थी। अब वो उनसे खौफजदा नहीं हो रही थी, बल्कि उस साये को महसूस कर रही थी। अब वो दरख्त के नीचे पहुंच गई थी जहां वो पहले बैठी थी। माली की चारपाई अभी तक वहां पर थी। उसने गहरी सांस ली और चारपाई पर जाकर बैठ गई। उसी वक्त उसकी निगाह दरख्त के नीचे दूसरी तरफ पड़ी। वहाँ पर किसी के हाथ नज़र आ रहे थे। कोई दरख्त के पुस्त लगाए मुंह दूसरी तरफ किए हुए बैठा था। तभी मुकद्दस ने आवाज़ दी, माली। तो वो बैठा हुआ शख्स जल्दी से उठकर मुकद्दस के सामने आकर खड़ा हो गया। मुकद्दस का दिल धड़कने लगा और वो हैरान रह गई, क्योंकि ये विलाल था, वही हंसी नौजवान जो आज चाचा जान के पास ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था। मुकद्दस घबरा कर बोली, आप तो। विलाल घबरा कर कहने लगा, मेरा नाम विलाल है मालकिन। उसने अदब से कहा। उसकी नीली आंखों में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे थे।
अजनबी शख्स से बातें करने का उसका पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था, इसीलिए मुक़द्दस काफ़ी घबरा गई थी। विलाल ने बात करते हुए, हालांकि वो उसका ड्राइवर था, तभी अचानक विलाल ने कहा, अगर आपको तकलीफ़ हो रही हो तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन मुक़द्दस के मुंह से आवाज़ तक न निकली। तभी विलाल बोलने लगा कि क्वार्टर की छत तप रही थी, इसीलिए मैं दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। ठीक है मालकिन, मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठिए। और उसने क्वार्टर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। तभी मुक़द्दस बोली, नहीं नहीं, आप भी यहीं बैठ जाओ, क्या हर्ज है। न जाने ये अल्फाज मुक़द्दस के किस तरह अदा किए थे। विलाल ने कहा, शुक्रिया, और वो मुस्कुराते हुए उसी जगह बैठ गया और मुक़द्दस इधर उधर देखने लगी। ये शुक्रिया उस शुक्रिया से अलग नहीं था जो वो पहले दिन सुन चुकी थी, लेकिन उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया और वो सोचने लगी, न जाने क्यों वो इतनी बेवकूफ़ होती जा रही है। तभी अचानक मुक़द्दस बोली, मेरा नाम मुक़द्दस है, तुमने खाना खा लिया? मुक़द्दस ने घबराहट में दूसरा सवाल दाग दिया। तभी विलाल कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे खाना कौन देगा। तो मुक़द्दस कहने लगी, तो तुमने अब तक खाना नहीं खाया? उसने विलाल को हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। विलाल बोला, मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत लंबे समय से मैं बेरोज़गार हूँ, अक्सर मुझे दोपहर का खाना कम ही नसीब होता है। उसकी बात सुनते ही मुक़द्दस का दिल हमदर्दी से भर गया और वो कहने लगी, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप इधर आइए प्लीज़। तभी विलाल कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मालकिन, आप मेरे लिए क्यों तकलीफ़ कर रही हैं। तभी मुक़द्दस बोली, फिर मालकिन, मेरा नाम मुक़द्दस है और तुम मुझे मुक़द्दस कहकर पुकारो, और चलो आओ अंदर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मुक़द्दस उसे घर में ले जाकर किचन में गई। वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मेहमान को बिठाकर खाना खिलाया जा सके। मुक़द्दस उसे अपने कमरे में ले गई। मुक़द्दस किचन में आई और उसके लिए खाना लेकर गई। उसने मेज पर खाना रख दिया और गहरी नज़रों से बिलाल को देखने लगी। तभी बिलाल कहने लगा, आपने भी खाना नहीं खाया होगा। मुक़द्दस, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, चेहरा देखकर समझ जाता हूँ कि आपकी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी ही लगती है। मुक़द्दस कहने लगी, हाँ मैंने नाश्ता देर से किया था, इसलिए अभी तक खाना नहीं खाया है। बिलाल कहने लगा, छोटा मुँह बड़ी बात, आप मेरी मालकिन हैं, लेकिन आप अगर खफा ना हो तो एक बात कहूँ, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। मुक़द्दस कहने लगी, नहीं नहीं, बस तुम खाओ और जाओ, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मौत आ जाएगी। बिलाल ने बैठकर खाना खाया और शुक्रिया अदा करके चला गया। मुक़द्दस फिर सोच में डूबकर मसहरी पर गिर पड़ी। ये क्या हो गया था उसे? किस ख्याल पर दिल ने पुकारा कि वो एक अजनबी को कमरे में ले आई? फिर सोचते सोचते न जाने कब मुक़द्दस की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मुक़द्दस घबरा कर उठी और सोचने लगी, आज तो मेरी खैर नहीं। वो दबे कदमों से ही बावर्ची खाने की तरफ चल दी। बावर्ची खाने में एक आश्चर्य उसका इंतज़ार कर रहा था। सामने चाय की ट्रॉली तैयार थी, उसमें सब सामान रखा हुआ था जो मुक़द्दस रोज़ सबके लिए बनाती थी। कहते कहते मुक़द्दस आंखें बंद करके दीवार पर टिक गई। मेरे अल्लाह, ये क्या है? उसने उन फरिश्ते खादिमों का शुक्रिया अदा किया और चाय की ट्रॉली लेकर बावर्ची खाने से बाहर आई और कमरे में पहुंची। सभी कमरे में मौजूद थे। वो सोचने लगी कि आज तो नाश्ते में देरी हो गई। चाय का समय 4 बजे का था, पर आज 5 बज गए। आज तो मुझे डांट पड़ेगी। पर वो जैसे ही कमरे में पहुंची तो किसी ने उससे ख़ास कुछ भी नहीं कहा। सभी ये समझ चुके थे कि मुक़द्दस को किसी ने भी कुछ भी कहा तो उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो ही जाएगा। इसीलिए वो लोग एहतियात से काम लेने लगे और उन्होंने मुक़द्दस को भला बुरा कहना भी छोड़ दिया। वे भले ही उसे प्यार नहीं करते थे, परंतु ताने भी नहीं मारते थे। सिर्फ विलाल उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। विलाल मुक़द्दस से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। विलाल हमेशा जब भी वहाँ से गुज़रता तो मुक़द्दस को देखता रहता था। मुक़द्दस के दिल में भी उसके लिए बहुत मोहब्बत पैदा होने लगी। विलाल ने कई बार मुक़द्दस से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और वो उसे अपनाना भी चाहता था, और मुक़द्दस भी दिल से यही चाहती थी कि वो भी उसकी हो जाए, क्योंकि पहले दिन जब से उसने विलाल को देखा था उस दिन ही विलाल उसे पसंद आ चुका था। वो बस खामोश हो जाती थी। वो अच्छे से जानती थी कि चाचा जान नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। वे भला अपने सगे भाई की बेटी के लिए एक ड्राइवर को कैसे पसंद कर सकते थे। बस यही सोचकर वो चुप हो जाती। उनकी बातें मुलाकातें चलती रही।
मुकद्दस और बिलाल दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। बिलाल ने मुकद्दस से आखिरी सवाल कर ही लिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मुकद्दस। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अगर ऐसा है तो खुदा के लिए मुझे बता दो। मैं समझ लूँगा कि मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा थी और मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊँगा। बिलाल, कभी ऐसा मत समझना कि इस बात की वजह तुम हो। मेरा घर, माहौल तुम्हें कबूल नहीं करेगा। ये लोग भले मेरी इज़्ज़त नहीं करते, लेकिन इन्हें अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल है। ये किसी भी कीमत पर मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। बिलाल, तुम मुझे ये सब बातें क्यों सुना रही हो? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि इतना बता दो मुझे कि तुम्हारी मर्ज़ी है या नहीं। बाकी मामला मैं संभाल लूँगा। तुम बस इतना बताओ कि तुम्हारी मर्ज़ी है या नहीं। मुकद्दस, अगर मैं तुम्हें अपनी कोशिश के बावजूद भी हासिल ना कर सका तो फिर मैं कोई शिकवा नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। मुकद्दस बिलाल की बात सुनकर कहती है, मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी वीरान दुनिया में तुम्हारे सिवा रखा ही क्या है। बिलाल, लेकिन मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि खुदा ना करे कि मेरी मनहूसियत का साया तुम पर भी पड़ जाए। छोड़ दो ये नौकरी और कहीं और चले जाओ। ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब कर देंगे। वो दीवान बार बोलती जा रही थी और उसके जज्बात फूट पड़े बिलाल के ऊपर। बिलाल उसका इकरारनामा सुन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, खुदा करे तुम्हारी ज़िंदगी मुझको मिल जाए। तुम अपने आप को मनहूस क्यों कहती हो? मुकद्दस कहती है, बिलाल तुम इन लोगों को नहीं जानते। बिलाल ने कहा, ये सब लोग मुझे नहीं जानते। मुकद्दस, तुम सब मामलात मुझ पर छोड़ दो। बस तुम खौफज़दा मत होना और मुझसे मिलती रहना। अगर तुमने उसके ख़िलाफ़ कुछ किया तो मैं कामयाब नहीं हो सकूँगा। मुकद्दस कहने लगी, क्या किया है तुमने? और वो खौफज़दा हो गई। तभी बिलाल ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखो। मुकद्दस ने देखा कि खाला जान इधर ही आ रही है और खाला जान के देखते देखते बिलाल ने मुकद्दस को अपनी बाहों में ले लिया। खाला जान ये मंज़र देखते ही अपने कानों को हाथ लगाने लगी और वापस घर में जाने लगी। बिलाल ही जानता था कि उसने ये क्यों किया। घबराहट और गुस्से के मिले जुले अंदाज में मुकद्दस चीख कर बोली, बिलाल, तुम क्यों मेरी मौत का सामान कर रहे हो? जब तुम्हें पता था कि खाला जान इधर आ रही है तो तुमने ये हरकत क्यों की? बिलाल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मौत नहीं अपनी ज़िंदगी का सामान कर रहा हूँ। कल रात को मुझसे मिलने ज़रूर आना। बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दो। मुकद्दस खौफज़दा होकर अपने कमरे की तरफ आ रही थी। उसे तो ये भी पता था और आज उसके साथ खाला जान क्या करने वाली है। खाला जान ने चची जान को सब कुछ बता दिया। अब तो खैर नहीं मेरी। बिलाल ने जानबूझकर खाला के दिल में चिंगारी लगाई थी, मगर मुकद्दस का खौफ से बुरा हाल हो चुका था। नाश्ता तो खादिमों ने तैयार कर दिया था और मुकद्दस अब इसकी आदी भी हो चुकी थी। उसे नाश्ता तैयार ही मिलता था। वो नाश्ता लेकर जब कमरे में गई तो दोनों छोटी बहनें मुस्कुरा रही थी। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने इस बारे में सोचा और अपने कमरे में आ गई। उस रोज़ तो वो बरगद के दरख्त के नीचे भी न जा सकी थी। खामोशी से उसका दिल दहल रहा था। अचानक दोपहर के 2 बजे बिलाल अचानक उसके कमरे में घुस आया और आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। मुकद्दस उसे बिस्तर पर देखकर उछल पड़ी और खौफज़दा हो गई और कहने लगी, खुदा के लिए बिलाल, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अपनी हरकतों को छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। बिलाल अचानक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो मुकद्दस? तुम्हें तो तेज़ बुखार आ रहा है। शायद ये खौफ की वजह से ही हो रहा है। आओ मुकद्दस मेरे साथ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। ना कहने के बावजूद बिलाल मुकद्दस को उस कमरे में ले गया जहाँ खाला ऊँची आवाज़ में चची जान से गुफ्तगू कर रही थी। खाला जान चची जान से कह रही थी, मेरी बात सुनो, कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खाला कहने लगी, हरामजादी को अपनी सूरत पर बड़ा गुमान है। ऐसा करते हैं, इसे ड्राइवर के पल्ले ही बांध देते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। इस हरामजादी से बदला लेने का यही एक अच्छा तरीका है। अपने मियाँ को इसकी करतूतें दिखाओ और कह दे, अगर इज़्ज़त प्यारी है तो ड्राइवर से इसकी शादी कर दो, नहीं तो न जाने कैसे गुल खिलाएगी। खाला जान की ये बात सुनकर चची जान ने कहा, ठीक है, ये तो तुमने बड़े पते की बात बताई। मैं अपने मियाँ से बात करती हूँ। मुकद्दस कहने लगी कि अब क्या होने वाला है? बिलाल कहने लगा, मेरे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को तो करने दो। आज रात ज़रूर आ जाना मुझसे मिलने। आज रात अगर तुम नहीं आई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मुकद्दस कहने लगी, तुम खाला की साजिश को सुनने के बाद भी ये कह रहे हो बिलाल?
बिलाल कहने लगा, यह हमारे पास आखिरी मौका है मुकद्दस। इसके बाद ना तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा और कोई तुम्हारे बारे में ना बात करेगा। बहरहाल ये हुआ कि रात हुई और मुकद्दस को उसके पाँव रात में फिर से बरगद के पेड़ की तरफ ले गए और फिर उसने खाला जान, चाची जान और चचा जान को देखा, जो मुकद्दस और बिलाल को बरगद के नीचे देखकर खामोशी के साथ वापस चले गए। दूसरे दिन शर्म के मारे मुकद्दस नाश्ता भी ना ले जा सकी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तभी किसी ने दरवाज़ा बजाया तो मुकद्दस ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी छोटी कज़िन थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू आपको बुला रहे हैं। और फिर उससे मुस्कुराते हुए बोली, दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है यार, मगर तुम्हारा इंतकाम बड़ा ही हसीन है। मुकद्दस बाजी, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। सचमुच बिलाल लाखों में एक है। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेना बाजी। थोड़ी देर बाद मुकद्दस अपने चचा जान के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। चचा जान उसकी बुखार की बिना फिक्र किए हुए कहने लगे, देखो बेटी मुकद्दस, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं इस बात पर एतराज़ करता हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई सुकून नहीं मिलता और मैं इन लोगों से भी अजीज़ हूँ, लेकिन अफसोस है कि मैं इन लोगों को नहीं बदल सकता। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी तमाम महरूमियत ससुराल जाकर पूरी हो जाए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर इंसान नहीं ढूंढ सका। बिलाल अच्छा है, शरीफ लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा मुकद्दस। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, अगर शौहर अच्छा हो तो मामूली सी ज़िंदगी भी बेहद हसीन लगती है बेटा। चचा जान अपनी बीवी की ज़ुबान ही बोल रहे थे और मुकद्दस एक तरफ हैरान थी कि ये सब कुछ कैसे होता जा रहा है, लेकिन मुकद्दस घबराहट के साथ साथ दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी। तभी चचा जान ने पूछा, तुम अगर उसके साथ निकाह करना चाहती हो तो गर्दन हिला दो, यही काफ़ी है। मुकद्दस ने यह बात सुनकर कब गर्दन हिलाई उसे खुद भी पता नहीं चल पाया। चचा जान बोले, अल्लाह ताला तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ भर्राई। एक शाम सादा से माहौल में बिलाल और मुकद्दस का निकाह पढ़ा दिया गया। मुकद्दस की दोनों कज़िन काफ़ी देर तक उसके साथ हंसी मजाक करती रही और फिर वे चली गई। उसके जाने के बाद बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। मुकद्दस का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज उनकी शादी की रात थी, जिसके ख्वाब उन दोनों ने देखे थे। बिलाल ने मुकद्दस को एक बेशकीमती लॉकेट का तोहफा मुँह दिखाई के तौर पर दिया। मुकद्दस ने जब उस लॉकेट को देखा तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों में मोहब्बत का सागर उमड़ आया, क्योंकि ये वही पत्थर था जो मुकद्दस को बरगद के पेड़ के नीचे मिला था। तभी बिलाल कहने लगा, यही पत्थर तो हमारे मोहब्बत की निशानी है मुकद्दस। क्या तुम अपने ससुर को सलाम नहीं करने चलोगी? मुकद्दस ने हैरानी से कहा, ससुर जी, इस कमरे में तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो बिलाल कहने लगा, अच्छा तुम आंखें बंद करो। मुकद्दस ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और जब बिलाल के कहने पर आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। एक आलीशान संगमरमरे महल जिसमें चारों तरफ कीमती पत्थर जड़े थे। दोनों तरफ बला की हुस्न जमील औरतें अपने हाथों में फूल लेकर खड़ी थी। सामने एक मोहम्मद बुजुर्ग और एक खातून बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। बिलाल ने कहा, मुकद्दस, ये मेरे अम्मी और अब्बू हैं। मुकद्दस का सिर अपने आप ही अदब से उनके आगे झुक गया। तभी बिलाल की अम्मी अब्बू ने कहा, खुशामदीद दुल्हन, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और उन दोनों को खूब दुआएं दी। उस रात मुकद्दस को बेशकीमती जेवरातों से लाद दिया गया। पूरी रात रंग रल की महफिल जम गई। मुकद्दस ख्वाब के आलम में ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। रात 3 बजे उसे महल के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा ऐसा था जिसकी खूबसूरती का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उस कमरे की दीवारों में बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनकी रोशनी से वो जगमगा रहा था। छत में एक सोने का झूमर मौजूद था। तभी बिलाल आया और उसने कहा, यह घर मेरा है मुकद्दस। जब उस दिन तुम बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी तो तुम मुझे पसंद आ गई। मैं तुम्हें बेपनाह चाहने लगा। मैंने तुम्हें वो पत्थर दिया जिसे तुमने कबूल कर लिया। मुकद्दस, ये हमारे यहाँ मंगनी की रस्म होती है। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुकद्दस, तुम में और मुझ में फ़र्क है कि मैं आतिशी हूँ। मैं आग से बना हुआ हूँ और तुम मिट्टी से बनी हुई हो। मुकद्दस, मैं एक जिन्नात हूँ। मुकद्दस ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद बिलाल बोला,
मेरे वालिदैन ने कहा कि यदि उस लड़की के सरपरस्त अपनी मर्जी से उस लड़की की शादी मुझसे कर दे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। उसके बाद में ड्राइवर बनकर तुम्हारे घर पहुंच गया। मैं भी मुसलमान हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहूँगा। मेरे वालिदैन ने भी इजाज़त दे दी है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रह सकता हूँ। उस दुनिया में मेरी खूबसूरत कोठी मौजूद है, ऐसी कोठी जो तुम्हारे दुश्मनों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। कल उन सबको यानी तुम्हारे घर वालों को दावत पर बुलाएंगे तो उनकी हालत देखने लायक होगी। मुक़द्दस, मैंने तुमसे ये राज छुपा कर मैं अपने दिल में एक चोर महसूस हुआ था। क्या तुम मुझे मेरे इस झूठ के लिए माफ़ कर पाओगी? मुक़द्दस कहने लगी, बिलाल, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या जिन। बस मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैंने तुम्हें दिल दिया है। अब तुम जो कोई भी हो मुझे कबूल हो। मुक़द्दस ने मोहब्बत भरे अंदाज में बिलाल को एक जवाब दिया। वैसे भी जिन और खादिमों की वजह से वो जिन्नात की दुनिया से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुकी थी। उसके बाद अगले दिन उसके घर वालों के लिए हैरानी का दिन था। सभी एक आलीशान कोठी में दावत के लिए मौजूद थे। मुक़द्दस और बिलाल के लिबास ऐसे थे कि शायद ऐसा लिबास किसी ने कभी पहले देखा हो। सबकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। मुक़द्दस के सारे रिश्तेदार, चचा, चची जान, खाला, कज़िन एक दूसरे को देख रही थी कि आखिर ये क्या हो गया। उसकी दोनों कज़िन तो पछता रही थी कि उन्होंने बिलाल को एक मामूली ड्राइवर समझकर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जिसे उन्होंने मामूली समझा वो तो एक अमीरज़ादा निकला। मुक़द्दस ने कहा, उसे मोहब्बत मुझसे हो गई थी और मेरी मोहब्बत की खातिर एक मामूली सा ड्राइवर बनकर हमारे घर में आ गया था। जब उसने बताया तो उसकी कज़िन हैरान रह गई। कहानी सुनकर सबकी ज़ुबान ही खामोश हो चुकी थी। जो सोचकर उन्होंने मुक़द्दस की शादी एक ड्राइवर से कर दी थी, उसका उल्टा हो गया था। वो चाहते थे कि मुक़द्दस गुलामी की ज़िंदगी बसर करे, लेकिन अब तो वो राज करने वाली बन चुकी थी। कई लोगों की लाइनें उसके सामने लगी हुई थी। उसकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी थी। बिलाल की मोहब्बत पाकर वो जैसे मुकम्मल हो चुकी थी। मोहब्बत, दौलत और सूरत तो उसके पास पहले ही थी। अब उसे सब कुछ मिल गया था एक साथ। बिलाल को पाकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी भर की सारी मुश्किलों का खात्मा हो गया था। वो पल भर में अपनी सारी मुश्किल है और सारे दुख भूल गई। दूसरी तरफ उसकी कज़िन का बुरा हाल था। एक तो बिलाल जैसे अमीरज़ादे के हाथ से निकल जाने का, दूसरा मुक़द्दस के जाने के बाद मुक़द्दस के सारे काम उन दोनों को करने पड़ रहे थे। वे दोनों पहले से ही आलसी थी। घर के सारे लोग अपने सारे काम जो मुक़द्दस से करवाते थे। बस अब यही कहावत याद आती है, मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।